नमस्कार दोस्तों। आज की इस दिलचस्प इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों तक पूरी दुनिया को उलझा कर रखा था। हम बात कर रहे हैं द्वारिका की। जी हाँ, वही शहर जिसे लंबे समय तक सिर्फ एक कहानी, एक मिथक माना जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सचमुच चौंका दिया। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, साल था 1983। गुजरात के ओखा तट के पास डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम ने अरब सागर की नीली गहराइयों में छलांग लगाई। जैसे ही वे समुद्र के तल पर पहुंचे, मानो उनका शरीर थम गया और सांसें रुक गईं। रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें, भव्य नक्काशी वाली दीवारें, ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर एक पूरा का पूरा शहर सो रहा हो। ये कोई मामूली खोज नहीं थी, ये सदियों से समंदर में दफन एक बहुत बड़े रहस्य का पहला सुराग था। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं इस स्वर्णिम नगरी यानी द गोल्डन सिटी की। अब इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको याद ही होगा कि ये कहानी मथुरा से शुरू होती है, जब श्री कृष्ण ने जरासंध के लगातार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मथुरा छोड़ने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उन्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए थी जिसे कोई दुश्मन भेद ना सके। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 153.6 किलोमीटर, ये बहुत ही खास है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से अपनी प्रजा के लिए भूमि मांगी तो वरुण देव ने उन्हें 12 योजन जमीन दी। आज के हिसाब से अगर देखें तो ये करीब 153.6 किलोमीटर होता है, और बिल्कुल यहीं पे एक नई और अभेद्य नगरी की नींव रखी गई। ये शहर कोई आम शहर नहीं था, बल्कि वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना था। कहा जाता है कि इसका निर्माण खुद देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने किया था। भागवत पुराण के वर्णन को अगर हम देखें तो इसमें 900 से ज्यादा भव्य महल थे। एक पल के लिए कल्पना करके देखिए, सोने और चांदी से जड़ी दीवारें, व्यापार के लिए बेहद एडवांस बंदरगाह और एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम जो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। सड़कें सीधे बंदरगाहों तक जाती थी। मतलब ये शहर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था, बल्कि इसकी अर्बन प्लानिंग आज के कई स्मार्ट शहरों को भी सीधी टक्कर देती थी। इसीलिए तो इसे द्वारों का नगर या द्वारका कहा गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? आइए आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, श्राप और विनाश। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। ये स्वर्णिम नगरी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। पौराणिक ग्रंथों में इसके दुखद अंत की पूरी कहानी दर्ज है, जो मुख्य रूप से 4 चरणों में सामने आती है। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का वो श्राप जिसमें उन्होंने यदुवंश के विनाश की बात कही थी। दूसरा चरण तब आया जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के साथ मजाक किया और बदले में उन्हें एक लोहे के मूसल का श्राप मिला। वही मूसल जो आगे चलकर हथियारों का रूप ले लेता है। तीसरा चरण था प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों की आपसी लड़ाई, जहां नशे और अहंकार में उन्होंने अपनों का ही अंत कर दिया। और फिर आखिरी चरण, श्री कृष्ण का पृथ्वीलोक से प्रस्थान। ग्रंथों के अनुसार जैसे ही उन्होंने ये लोक त्यागा, समुद्र ने एक बेहद उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। तो ये तो थी कथाओं की बात। अब देखते हैं पुरातात्विक खोज, यानी समुद्र के नीचे का सच क्या है। सदियों तक इस डूबने की घटना को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी माना जाता रहा, लेकिन फिर विज्ञान और इतिहास साथ आए और एक असली डिटेक्टिव स्टोरी शुरू हुई। और हाँ, ये खोज रातों रात नहीं हुई थी। 1930 के दशक में सबसे पहले कुछ मछुआरों और पायलटों ने समुद्र के नीचे अजीब सी सीधी रेखाएं और पत्थर देखे जाने की बात कही। फिर 1963 में एएसआई ने बेट द्वारका के पास पहली बार खुदाई की तो उन्हें वहां प्राचीन बर्तन मिले। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट 1970 के दशक में आया, जब 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें साफ साफ राजा सिंधद और श्रीकृष्ण की नगरी का जिक्र था। और फिर फाइनली 1979 में डॉक्टर एसआर राव ने भारत का पहला ऐतिहासिक समुद्री पुरातात्विक अभियान शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बात जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर राव ने इतना बड़ा समुद्री अभियान शुरू तो किया, लेकिन पता है उनकी शुरुआती फंडिंग कितनी थी? महज 800 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 800 रुपए। उस वक्त ना तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई खास सरकारी सपोर्ट। कई लोग तो इसे सिर्फ एक धार्मिक जुनून मान रहे थे। फिर भी डॉक्टर राव पीछे नहीं हटे। उन्होंने भारत में मरीन आर्कियोलॉजी की नींव रख दी और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अपनी टीम के लिए उन्होंने अपनी जेब से, अपनी सैलरी तक से पैसे खर्च किए।
चलिए अब इस पूरे मामले को विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। आखिर विज्ञान द्वारका की डूबने की क्या वजह बताता है? 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक जो भी सबूत पानी के अंदर से बाहर आए, उन्होंने दुनिया भर के इतिहासकारों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। गोताखोरों को समुद्र में करीब 30 मीटर नीचे एक विशाल पत्थर की दीवार मिली जो 550 मीटर लंबी थी। इसकी उम्र का अंदाजा 1500 से 3000 ईसा पूर्व लगाया गया। इसके अलावा 3 छेद वाले लंगर और कुछ टेराकोटा सील भी मिली जो 5000 ईसा पूर्व के एडवांस नेविगेशन सिस्टम की गवाही देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब एक प्राचीन मिट्टी का बर्तन मिला। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये बर्तन लगभग 9000 साल पुराना है। सोचिए, ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत पहले का समय है। इस एक खोज ने इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही हिलाकर रख दिया। फिर साल 2001 में इस खोज ने एक हाईटेक मोड़ लिया। वैज्ञानिकों ने सब बॉटम प्रोफाइलर नाम की एक बेहद एडवांस सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक से ASI और NIOT की टीमों ने अरब सागर के तल का करीब 4000 वर्ग मीटर का पूरा डिजिटल नक्शा तैयार कर लिया। और इस नक्शे में क्या देखा? बड़े बड़े चूना पत्थर के ब्लॉक, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और महलों के साफ साफ खंडहर। इसने एक बार में साबित कर दिया कि पानी के नीचे जो कुछ भी है वो कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं है, बल्कि इंसानों का बसाया हुआ एक बेहद शानदार और सुनियोजित शहर है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना हमारे सामने आती है। एक तरफ हमारे पौराणिक कारण हैं, प्राचीन श्राप और भगवान का प्रस्थान, और दूसरी तरफ है हमारे एकदम सॉलिड वैज्ञानिक कारण, समुद्र के स्तर का तेजी से बढ़ना और सुनामी। लेकिन कमाल की बात क्या है पता है? दोनों ही नजरिए बिल्कुल एक ही नतीजे पर जाके रुकते हैं कि एक बहुत ही समृद्ध नगरी अचानक उफनते समुद्र में हमेशा के लिए समा गई। अगर हम समुद्र के जलस्तर का डेटा देखें तो विज्ञान की कहानी और भी पुख्ता हो जाती है। आप देख सकते हैं कि आज से 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे हुआ करता था। लेकिन फिर लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के स्तर में अचानक और बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। दुनिया भर के समुद्र विज्ञानियों ने कैरेबियन और इंडोनेशिया जैसी जगहों पर भी ठीक इसी समय के दौरान भयंकर समुद्री आपदाओं और सुनामी के सबूत खोजे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये बिल्कुल वही समय है जो महाभारत के अंत और द्वारका के डूबने के पौराणिक समय से मेल खाता है ना? बिल्कुल अचंभे वाली बात। आइए अब बात करते हैं लहरों के नीचे छिपी इस शानदार विरासत की। इस पूरे सफर से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि आस्था और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। कई बार वो एक ही सच को देखने के दो अलग अलग नजरिए होते हैं। इसी प्राचीन विरासत का सम्मान करते हुए साल 2024 में हमने एक ऐतिहासिक पल देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात तट पर स्कूबा डाइविंग की और समुद्र की उन गहराइयों में जाकर प्राचीन अवशेषों के बीच मोर पंख अर्पित किए। ये कदम सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आज के आधुनिक युग में भी इन प्राचीन जलमग्न धरोहरों का हमारे लिए कितना गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये हमारी आस्था और ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों का एक बेहद अनूठा संगम है। और अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर 5000 साल पुरानी एक कहानी जिसे दुनिया सिर्फ एक मनगढ़ंत मिथक मानकर बैठी थी, वो विज्ञान की कसौटी पर एकदम सच साबित हो सकती है, तो ऐसी कितनी और भूली बिसरी सभ्यताएं, कितने और अनसुलझे रहस्य समुद्र की उन खामोश लहरों के नीचे हमारी और आपकी खोज का इंतजार कर रहे हैं। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास और रहस्यों की ऐसी ही अद्भुत दुनिया को समझने